Hello everyone, welcome to Educating Young Minds by मनीषा परिहार। ऑलराइट, तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ऑलराइट, बट बिफोर दैट एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब करो यार। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंज एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हमारे चारों तरफ बहुत सारे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। कहा जाता है कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं उन चेंजेस के जो हमारी सराउंडिंग्स में हमेशा होते रहते हैं। बचपन से लेके आज तक आपकी बॉडी में कितने सारे चेंजेस हुए हैं। आपकी हाइट बढ़ी, वेट बढ़ा, हेयर बढ़े, नेल्स बढ़े, ये सब क्या है? चेंज इन साइज, राइट? इसी तरह का चेंज प्लांट्स और एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। एक छोटे से सीड से देखते ही देखते एक इतना बड़ा ट्री बन जाता है। अगेन चेंज इन साइज। सर्दियों में टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, दिन का टेम्परेचर गर्म होता है, रातें ठंडी होती हैं। ये सब क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। चेंज इन पोजीशन, कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से सनराइज और सनसेट के टाइम आपको स्काई ऐसी येलोइश दिखती है, जबकि दिन में देखिए तो स्काई ऐसी ब्लूइश होती है। रात के समय स्काई अपीयर होती है डार्क ब्लैक कलर की। ये कैसा चेंज हुआ? चेंज इन कलर। सिमिलरली जब आप पानी बॉईल करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, राइट? तो यहाँ लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। और अब जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, आइस क्यूब को मेल्ट करते हैं, तो वहां वाटर की सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड स्टेट में, राइट? सॉलिड टू लिक्विड। तो ये कैसे चेंजेस हुए? चेंज इन स्टेट। वाटर की ही स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, राइट? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स उन चेंजेस के जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्लास 6 में बात की थी कि चेंजेस को दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में, राइट? चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस थे जिन्हें रिवर्स किया जा सकता है, जिनमें चेंज सब्सटेंस को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ऑब्टेन किया जा सकता है। ऐसे चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ एक पेपर है जिससे हमने ये पेपर बोट बना ली, बट अब हमें ये पेपर, हमारा ओरिजिनल सब्सटेंस वापस चाहिए। क्या हमें मिल सकता है? मिल सकता है। आपको सिर्फ इस पेपर को खोलना है, इसे खोलना है और आपको आपका पेपर वापस मिल जाएगा। तो ये किस तरह का चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस मिल गया, आपने पूरे चेंज को रिवर्स कर दिया, राइट? सिमिलरली यहाँ पर भी एक पेपर था जिसको आपने क्रश कर दिया, पर अब आपको आपका पेपर वापस चाहिए। मिल जाएगा? मिल जाएगा। सिर्फ पेपर को खोलिए, आपको आपका पेपर वापस मिल जाएगा। तो कैसा चेंज हुआ? रिवर्सिबल चेंज। आपने चेंज को रिवर्स कर दिया। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस किन्हें कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस वो चेंजेस जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। ये चेंजेस परमानेंटली हो जाते हैं और इनमें कोई नया सब्सटेंस बनता है। आप अपना ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि उसी पेपर से जिससे हमने पेपर बोट बनाई थी, अब हमने उस पेपर को जला दिया, बर्न कर दिया। अब पेपर की तो ऐश और स्मोक बन गया, राइट? क्या अब आपको आपका पेपर वापस मिल सकता है? आपका ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं मिल सकता ना। तो ये कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। इस चेंज को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आपको आपका ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। और इस चेंज में नए सब्सटेंसेस भी बने। क्या बना? ऐश और स्मोक प्रोड्यूस हुई, राइट? पेपर की ऐश बन गई ना, राख बन गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चेंज इन साइज जिसकी हमने बात की थी, आपका बॉडी साइज, ये भी इरिवर्सिबल है। एक बार बड़े होने के बाद आप छोटे तो नहीं हो सकते ना दोबारा।
सो ये कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल चेंज। ऑलराइट, तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में समझने के बाद अब टाइम है कि हम समझें कि चेंजेस को दो और तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है, और वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। राइट, ये है हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। ऑलराइट, सो चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो, यानी कि साइज, शेप, फॉर्म, कलर, स्टेट, तो उसे हम कहेंगे फिजिकल चेंज। ऐसे चेंजेस में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और ज्यादातर ऐसे चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास मेल्टिंग का, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम। जब भी आइसक्रीम को थोड़ी सी भी हीट मिलती है तो वो मेल्ट होने लग जाती है, राइट? तो ये किस तरह का चेंज हुआ? ये हुआ एक फिजिकल चेंज। यहाँ एक सब्सटेंस अपनी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। तो ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। और ये रिवर्सिबल भी है। अगर इसी आइसक्रीम को आप दोबारा फ्रिज में रख दें तो ये दोबारा से सॉलिडिफाई हो जाएगी, राइट? दोबारा से सॉलिड स्टेट में आ जाएगी। तो ये हुआ फिजिकल चेंज का पहला एग्जाम्पल। चलिए और देखते हैं। ऑलराइट, तो जब भी आप बलून्स में एयर ब्लो करते हैं तो क्या होता है? बलून का शेप और साइज बदल गया, राइट? और तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। इनफैक्ट जब आप इस बलून से हवा निकाल देंगे तो आपको वापस से ये वाले बलून्स मिल जाएंगे जो आपने खरीदे थे, राइट? ये चेंज रिवर्सिबल भी है। तो ये कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। और देखते हैं। इसी तरह से जब आप पानी को फ्रीज करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं आइस क्यूब्स बनाने के लिए, तो यहां पर भी वाटर की लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुई, अगेन अ फिजिकल चेंज, राइट? सिमिलरली जब पानी को बॉईल करते हैं तो पानी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है, तो बॉइलिंग भी हुई हमारा फिजिकल चेंज। जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या होता है? शुगर की जो शेप है या अपीयरेंस कह लीजिए वो चेंज हो गई। पहले वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में थी, अब वाटर में डिसॉल्व हो गई, राइट? तो ये भी कैसा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज। इनफैक्ट आप इवेपोरेशन के द्वारा शुगर और वाटर को दोबारा से अलग अलग कर सकते हैं, शुगर को वापस से भी पा सकते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज भी है। तो मिक्सिंग शुगर इन वाटर भी हुआ हमारा फिजिकल चेंज। ऐसे ही अगर आपने पेपर के छोटे छोटे पीसेस काट लिए तो क्या हो गया? पेपर का साइज बदल गया, लेकिन पेपर तो वही है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी में तो चेंज नहीं हुआ, अगेन अ फिजिकल चेंज। तो मैंने कहा था कि मोस्टली फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस भी होंगे फिजिकल जो इरिवर्सिबल होंगे। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। एक बार आपने पेपर काट दिया तो काट दिया, अब आपको आपका पूरा पेपर वापस नहीं मिल सकता, राइट? सिमिलरली जब आपका ग्लास टूट गया या आपने इस बॉटल को क्रश कर दिया, इस कैन को क्रश कर दिया, तो क्या हुआ? चेंज इन शेप एंड साइज, अगेन अ फिजिकल चेंज। इनकी शेप बिगड़ गई, साइज बिगड़ गया। ये वाला चेंज जो है, जब आपका ग्लास टूट गया, ये चेंज फिजिकल तो है लेकिन इरिवर्सिबल है। जब टूट गया तो टूट गया, आपको वापस से उसी वैसा ही अपना ओरिजिनल ग्लास तो नहीं मिल सकता ना, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हम सब ये बात जानते हैं कि सी वाटर से सॉल्ट कैसे ऑब्टेन किया जाता है? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यस, इस तरह से शैलो पिट्स बनाई जाती हैं और उसमें सी वाटर को रखा जाता है। अब क्या होगा? जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी वाटर इवेपोरेट होता जाएगा और धीरे धीरे कुछ दिन में सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा? आपका सॉल्ट। तो इस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं हमारा सॉल्ट सी वाटर से, राइट? समुद्र के पानी से। लेकिन जो इस तरह से जब हम सॉल्ट लेते हैं तो वो सॉल्ट जो होता है ना वो प्योर होता, उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं और जो उसके क्रिस्टल्स भी बनते हैं ना वो बड़े छोटे छोटे से होते हैं। तो अगर हमें किसी सोल्यूशन से प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना हो और बड़े बड़े क्रिस्टल्स भी चाहिए हों तो हम
किस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं? हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन का। यस, large crystals of pure substances can be formed from their solution by a process called as crystallization. Crystallization की process से हम substance के large crystals भी ले सकते हैं और उसकी pure form भी obtain कर सकते हैं, right? अब हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन भी एक फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो पहले लिक्विड स्टेट में था, डिसॉल्व था, उसको हम उसकी सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन कर रहे हैं, सिर्फ चेंज इन स्टेट हो रहा है। तो क्रिस्टलाइजेशन भी एग्जाम्पल हुआ एक फिजिकल चेंज का। अब आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है कि हम कैसे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये देखिए, ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन और हमें उसके क्रिस्टल्स चाहिए, ऐसे बड़े बड़े प्योर क्रिस्टल्स। तो वो हम कैसे करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। करना क्या है? कुछ खास नहीं, पहले वाटर लीजिए एक बीकर में और थोड़ा से फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। अब पानी को बॉईल कीजिए। जब आप पानी बॉईल होने लग जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालिए धीरे धीरे और कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहिए, राइट? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को मिक्स करते रहिए और स्टर करते जाइए। तब तक कॉपर सल्फेट डालिए जब तक आपको लगे कि अब को पाउडर और डिसॉल्व नहीं हो सकता, राइट? वो उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए। अब क्या करिए, उसको फिल्टर कर लीजिए ताकि जितनी भी उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो फिल्टर हो जाए, राइट? उसके बाद आपको क्या करना है, उस सोल्यूशन को कूल होने देना है, अलाउ इट टू कूल, और उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि कॉपर सल्फेट के बड़े बड़े लार्ज प्योर क्रिस्टल्स जो हैं वो आपके कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, इस तरह के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो आपने क्या किया, पानी लिया, उसको बॉईल किया, उसमें कॉपर सल्फेट डाला, मिक्स करते रहे जब तक और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होना बंद नहीं हो जाता, राइट? और उसके बाद क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया ताकि जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो अलग हो जाएं, और फिर हमने उसे ठंडा होने दिया। और जब वो ठंडा हो गया तो इस तरह के क्रिस्टल्स जो हैं आपके बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये है प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या? अ प्रोसेस टू ऑब्टेन क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। और ये क्यों यूज होती है? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने कहा ना कि हमें प्योर सब्सटेंस मिलता है, इसमें हमें इम्प्योरिटीज नहीं मिलती। ऑलराइट, तो फिजिकल चेंजेस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। दैट चेंज इन एनी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, साइज, शेप, फॉर्म, कलर, स्टेट, वो फिजिकल चेंज हुआ। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, और ऑफन जनरली ऐसे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो अब बारी है ये समझने की कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। चलिए केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल चेंजेस हुए वो चेंजेस जहां चेंज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी होता है और एक या उससे ज्यादा नए सब्सटेंस भी बनते हैं, बेसिकली एकदम फिजिकल चेंजेस के ऑपोजिट, राइट? और जनरली ये चेंजेस जो होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। तो क्या कहा हमने कि चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, एक और उससे ज्यादा न्यू सब्सटेंस बनेंगे, और जनरली ये चेंजेस जो हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, यस, फोटोसिंथेसिस जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, ये एक केमिकल चेंज है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ये भी हुआ एग्जाम्पल केमिकल चेंज का, ऑलराइट? सिमिलरली आपने कर्ड जो हम मिल्क से बनाते हैं उसमें क्या होता है, वो भी एक केमिकल चेंज है। इसमें जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोस जो मिल्क में प्रेजेंट होता है उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में, और ये चेंज इरिवर्सिबल भी है। आप दोबारा से कर्ड से मिल्क तो नहीं बना सकते ना, तो ये कैसा चेंज हुआ? केमिकल चेंज। इसमें लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, नया सब्सटेंस बन गया, तो ये हो गया केमिकल चेंज। ऑलराइट, तो आपने ओजोन लेयर के बारे में तो सुना ही होगा। ओजोन लेयर जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है और हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाती है, राइट?
तो जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसका ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम में। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो भी एक केमिकल चेंज है। ओजोन एक नेचुरल शील्ड की तरह काम करती है अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, राइट? यूवी रेडिएशन इज वेरी हार्मफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल केमिकल चेंजेस के। अब आपकी बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं आपको केमिकल चेंजेस समझाने के लिए, राइट? तो चलिए उन एक्सपेरिमेंट्स को भी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। करना क्या है, एक छोटा सा पीस लेना है मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? ये है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ ये स्ट्रिप, इसे कहते हैं हम मैग्नीशियम रिबन। इसे लीजिए, उसके बाद इसे क्लीन कीजिए सैंड पेपर से और उसके बाद इसे एक कैंडल के नजदीक ले जाइए और इसे बर्न कीजिए। ऑलराइट, ऐसे कैंडल के नजदीक ले जाइए और इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न कीजिए। आप नोटिस करेंगे कि जब ये रिबन ऑफ मैग्नीशियम बर्न होगा तो ये एक ब्रिलियंट व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा। देखिए, ब्रिलियंट व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा। एक्चुअली फिर क्या होगा, जब ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगा तो ये एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस बना देगा, एक व्हाइट पाउडरी ऐश। होता क्या है कि जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहा हमने? जब मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो पाउडरी ऐश है, व्हाइट कलर का पाउडर है, ये और कुछ नहीं मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने से बनेगा। तो यहाँ जब आप उसको बर्न करेंगे, ये देखिए यहाँ कलेक्ट हो गया व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसे बर्न करना है। आप देखेंगे कि वो व्हाइट कलर की लाइट प्रोड्यूस करेगा जब वो बर्न होगा और यहाँ जो है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड इकट्ठा हो जाएगा, व्हाइट कलर का सब्सटेंस, व्हाइट कलर के पाउडर जैसा। और जो ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होते हुए जो ये व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, इसको ज्यादा देर तक नहीं देखना चाहिए, इट इज डेंजरस फॉर योर आईज। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना, ये जो ऐश आपकी बनी, इसको थोड़े से वाटर में मिक्स करिए, थोड़ा मिक्सचर को अच्छी तरह से स्टर कर लीजिए और फिर इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक कीजिए कि ये एसिड है या बेस। आप पाएंगे कि इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आप वाटर से डिसॉल्व करेंगे तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाएगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। तो यानी कि क्या हुआ, एक्चुअली में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऐश थी, जब आपने उसको वाटर में मिलाया तो वो बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसलिए उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया और ब्लू पेपर ब्लू ही रहेगा। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी चेक करते कि वो एसिड है या बेस, तो वो भी रेड लिटमस को ब्लू कर देता, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी एक बेस है। ऑलराइट, आप समझ गए ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। तो अब हमें क्या पता लग गया कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और डिसॉल्विंग मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर जो अभी हमने किया, ये दोनों क्या हैं? केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि जब हमने बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन की तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन हुआ, नए सब्सटेंसेस बने, केमिकल चेंज, राइट? उसी तरह से फिर हमने जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिया, इस पाउडरी ऐश को लिया और वाटर के साथ डिसॉल्व किया, तो क्या बना था? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट? तो ये भी क्या हुआ? केमिकल चेंज। तो ये था आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन का। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट है डिपिंग आयरन नेल और ब्लेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें आपको क्या करना है कि या तो आयरन नेल लेनी है, यानी कि कील जिसको हम कहते हैं, या फिर ब्लेड लेना है और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों में डाल देंगे। अब कॉपर सल्फेट को हम नीला थोथा भी कहते हैं। Why? बिकॉज कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। ऑलराइट, नीला थोथा ब्लू कलर सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का।
अब आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में या तो कोई नेल डाल देनी है या फिर शेविंग ब्लेड डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए वेट करना है और सोल्यूशन के कलर को ऑब्जर्व करना है। ऑलराइट, तो ये था आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ब्लू कलर का हमने कहा, इसके अंदर हमने डाल दी नेल्स, आयरन नेल्स, कीलें डाल दी, ठीक है। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि ये आधे घंटे बाद जो आपका ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। जब आपने आयरन नेल डाली तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये जो आयरन नेल थी वो जो है उसके ऊपर कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट हो जाएगा, ये ब्राउन कलर की हो जाएगी। देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी यही है कि ये जो ब्लू कलर का आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ये ग्रीन कलर का हो गया और जो आपने अंदर इसके अगर ब्लेड डाला था तो ब्लेड के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे ब्राउनिश हो गया ये ब्लेड, ब्राउन डिपॉजिट आ गई, राइट। कलर चेंज हो गया फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन और ये ब्राउन डिपॉजिट आ गई। चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था उसने आयरन, जो हमने आयरन की नेल डाली थी और ब्लेड डाला था उसके साथ रिएक्ट किया, उनके बीच में रिएक्शन हुआ और क्या बना, आयरन सल्फेट और कॉपर, ठीक है। और ये जो इस वजह से, इस आयरन सल्फेट की वजह से सोल्यूशन का कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन और जो आपने देखा कि आयरन नेल के ऊपर जो वो कील थी या जो ब्लेड था उसके ऊपर जो ब्राउन डिपॉजिट आया वो इसलिए आया क्योंकि उसके ऊपर कॉपर जम गया, उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट आ गया, राइट। ऑलराइट, तो ये हुआ इस रिएक्शन में कि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था उसमें जब हमने आयरन नेल्स डाली तो बना आयरन सल्फेट सोल्यूशन जो ग्रीन कलर का हो गया और उस नेल के ऊपर आ गया ब्राउन डिपॉजिट, किसकी वजह से, कॉपर की वजह से। तो ये भी हुआ एग्जाम्पल हमारे केमिकल चेंज का। देखिए 2 नए सब्सटेंसेस बने, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो ये है थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा को मिक्स करना है विनेगर में। चलिए देखते हैं एक्सपेरिमेंट क्या है। आपको क्या करना है, 1 टीस्पून विनेगर लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। विनेगर यानी सिरका जो हम घर में भी यूज करते हैं। तो विनेगर लीजिए 1 टीस्पून और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाइए। आपको एक साउंड सुनाई देगी और बबल्स ऑफ गैस दिखेंगे कमिंग आउट। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होगा क्या, जब हम विनेगर को बेकिंग सोडा से मिक्स करेंगे तो सोडियम एसिटेट, वाटर ये सब बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ऑलराइट, तो अब अगर हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे, करना क्या है, यहाँ देखिए ये थी हमारी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स किया। तो हमने पाया कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, बबल्स बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करेंगे एक सोल्यूशन से। किस सोल्यूशन से, लाइम वाटर से, ठीक है। ये था लाइम वाटर, इससे हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे। होगा क्या, जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ऑलराइट। और इसकी वजह से जो ये लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, यानी इस तरह से मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी, व्हाइटिश कलर का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट है जिसमें हम लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है जब उसके थ्रू हम ये गैस पास करते हैं, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, ऑलराइट। तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने बेकिंग और विनेगर को मिक्स किया और उसके बाद उसे पास किया लाइम वाटर से और लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो ये भी था एग्जाम्पल हमारे केमिकल चेंज का, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स देख लिए केमिकल चेंज के। एक था बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, दूसरा हमने पढ़ा डिपिंग ऑफ आयरन नेल और ब्लेड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और थर्ड अब हमने पढ़ लिया कि मिक्सिंग ऑफ विनेगर एंड बेकिंग सोडा और फिर उसकी जो गैस जो बनेगी उसको पास करना थ्रू लाइम वाटर। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल चेंज है, यस। चलिए इसको समझते हैं। तो आपने आयरन के ऊपर ये रेड कलर की और ऑरेंज कलर की कोटिंग देखी होगी, राइट। तो आयरन के सरफेस पे इस तरह की कोटिंग बन जाती है, इसे कहते हैं हम रस्ट। बहुत ज्यादा दिन तक अगर आपका जो आयरन का आर्टिकल है, कोई भी सब्सटेंस है, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए
तो इस तरह की कोटिंग बन जाती है, रस्ट फॉर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, और ये जो आयरन ऑक्साइड है यही है ये रस्ट जो ये आपको दिख रही है। ऑलराइट, और इससे क्या होता है, जो रस्टिंग होती है वो स्लोली इन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और हमें पता है कि आयरन से तो कितने सारे आर्टिकल्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, शिप्स बनती हैं, कार्स बनते हैं, ट्रक बॉडीज बनती हैं, और भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो आपके घर में यूज हो रहे हैं वो आयरन से बनते हैं, राइट। और रस्टिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा ह्यूज मॉनेटरी लॉस होता है हमको इस रस्टिंग की प्रोसेस से, जब आयरन खराब हो जाता है। हमने क्या बात की थी कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन लेता है एयर से और वाटर भी लेगा एयर से, यानी मॉइस्चर से, है ना। अगर आयरन को आप बाहर रख देंगे ज्यादा दिन तक तो एयर से ऑक्सीजन और मॉइस्चर लेगा और रस्ट बना देता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो रस्टिंग की प्रोसेस है इसके लिए दोनों चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, ठीक है। कोस्टल एरियाज में रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, क्यों? क्योंकि वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, एयर में ज्यादा मॉइस्चर होता है, राइट, तो वहां रस्टिंग भी ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो अब ये भी देख लेते हैं कि इस रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। करना वही है कि आयरन आर्टिकल को आपको प्रिवेंट करना है कि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए, राइट। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम आयरन आर्टिकल के ऊपर एक पेंट लगा सकते हैं या ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। दूसरा हम कर सकते हैं कि उसके ऊपर हम जिंक मेटल की लेयर लगा देते हैं। इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और किस लिए की जाती है, रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और एक और चीज हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से हम क्रोमियम मेटल की भी डिपॉजिट या मतलब उसकी लेयर जो है वो हम आयरन के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हमने केमिकल चेंजेस देखे उनमें केमिकल रिएक्शंस के साथ साथ कुछ और चीजें भी हुई, कुछ चेंजेस हुए। जैसे किसी केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई, राइट, किसी में लाइट प्रोड्यूस हुई, किसी में साउंड प्रोड्यूस हुई, किसी में कुछ स्मेल आई, जब रिएक्शन हुआ तो स्मेल प्रोड्यूस हुई, किसी का कलर चेंज हो गया और किसी में कोई गैस भी प्रोड्यूस हुई, राइट। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जब हमने बर्निंग की किसी भी चीज की, हम पेपर की भी बर्निंग करते हैं या मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग करते हैं, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, राइट, हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से जब रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, केमिकल चेंज था, केमिकल रिएक्शन हुआ, वहां क्या होता है, कलर चेंज होता है ना, आयरन का कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है ब्राउनिश और रेडिश कलर की, राइट। इसी तरह से जब हमारा खाना सड़ जाता है उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, अनप्लेजेंट सी स्मेल आती है, राइट। और जब हम बेकिंग सोडा को हमने विनेगर के साथ मिक्स किया था तो क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी थी। तो ये सारे कुछ चेंजेस हैं जो तब होते हैं जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, कोई कलर चेंज हो जाता है, कुछ स्मेल आती है या गैस प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। ऑलराइट, तो एंड में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस आर रियली इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, ठीक है। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जब भी हम किसी मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें भी सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस आर इन्वॉल्व, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ऑलराइट, ऐसे ही जब मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर हमारी मेडिसिन बनती हैं। ऐसे ही बहुत से यूजफुल नए न्यू मटेरियल्स हैं, राइट, जैसे प्लास्टिक, सोप्स, डिटर्जेंट, सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस, जो केमिकल रिएक्शन से ही प्रोड्यूस होते हैं, राइट। तो ये है इनकी इम्पोर्टेंस। ऑलराइट गाइज, ये था हमारा चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, पर अगर आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आई रियली होप कि आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए और एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।